नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ कर्जन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द पार्टीशन। बंगाल के विभाजन के पीछे कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या था और विभाजन के परिणाम क्या थे। हम आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएंगे कि 1899 से लेकर 1905 तक का समय लॉर्ड कर्जन का समय था और इस दौरान लॉर्ड कर्जन भारत में वायसरॉय रहा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में मिशन, कमीशन और चूक की नीति का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही साथ फूट डालो और शासन करो की नीति का भी इस्तेमाल किया। बंगाल का विभाजन कर्जन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को समझ चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि लॉर्ड कर्जन कौन कौन से एक्ट्स लेकर के आया था, उसकी किस तरीके की नीतियाँ थीं और इंडियंस के बारे में वो कैसी विचारधारा रखा करता था। तो अगर आप डिटेल में लॉर्ड कर्जन का रूल समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि बंगाल के विभाजन का आधिकारिक प्रस्ताव दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया जाता है। उसके बाद 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने के लिए एक आदेश जारी किया और फिर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें पूर्वी बंगाल और असम में 31 मिलियन की आबादी थी और शेष बंगाल में 54 मिलियन की आबादी के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल की बड़ी आबादी और प्रशासनिक कठिनाइयों को अंग्रेजी सरकार ने विभाजन का कारण बताया और सरकार की ओर से यह कहा गया कि विभाजन से दोनों धर्मों को आसानी से प्रशासित किया जा सकता है और सांस्कृतिक और भाषा के अंतर प्रशासन में समस्या पैदा कर रहे हैं। तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल की अपनी पॉलिसी को उन्होंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का नाम दे दिया कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन सही से करना है तो इस पूरे रीजन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कल्चर के लोग रह रहे हैं तो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो इनको अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम पर्टिकुलर कल्चर और रिलीजन के लिए और लैंग्वेज के लिए एक रीजन बांट दें तो उनको एडमिनिस्टर करना और उनका विकास करना आसान हो जाएगा। जबकि रियल मोटिव था बंगाल को विभाजित करना, क्योंकि बंगाल एक हब बन चुका था नेशनलिज्म का, वहाँ से नेशनलिज्म निकल करके आ रहा था, राष्ट्रवादी नेता वहाँ पनप रहे थे। तो बेसिकली उसका एम था कि वहाँ से ये जो इंटीग्रिटी है, पूरी यूनियन जो है वहाँ पर पूरी, उसे तोड़ा जा सके। फिर कलकत्ता को पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया गया और ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया। और ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बना करके उसने क्या किया, इसने मुस्लिम्स को अपने फेवर में कर लिया। मुस्लिम्स इस बात से खुश हो गए कि ढाका को पश्चिम बंगाल की, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, उसकी राजधानी बनाया गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि विभाजन असम के विकास में मदद करेगा। तो उन्होंने बेसिकली सारे अच्छे कारण बताए, अच्छे कारण बता करके इंडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि हम विभाजन कर रहे हैं तो हर सोसाइटी के जो कल्चर, अलग अलग कल्चर के वर्ग हैं, उनके लिए भी ये विभाजन अच्छा रहेगा, असम में भी डेवलपमेंट करेगा। तो ये सारे रीज़न उन्होंने बताए, जबकि रियल मोटिव उनका कुछ और था। तो अब हम समझेंगे कि बंगाल के विभाजन के पीछे का असली मकसद क्या था। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 1 to 1 आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे और आपको अब तक के जितने वीडियो हैं इन सबकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बंगाल के विभाजन के पीछे का असली मकसद क्या था अंग्रेजी सरकार का। बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजी सरकार का मेन मकसद था और सबसे बड़ा मकसद था वहाँ पे पनप रहे राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना।
19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था और बंगाल के विभाजन के साथ कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद के तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर करना चाहता था। तो अगर हम लेट 1890s की बात देखें या फिर अर्ली 1900 की बात देखें तो उस टाइम पे हम ये देख पाएंगे कि जो भी नेशनलिज्म निकल करके आ रहा था वो ज़्यादातर बंगाल वाले रीजन से निकल करके आ रहा था। चाहे मॉडरेट लीडर्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हों, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे ज़्यादातर उसी रीजन को बिलोंग किया करते थे। तो एक हब बन चुका था, एक बर्थ पॉइंट बन चुका था बंगाल का रीजन, स्पेशली कैलकाटा उस टाइम पर। और उस टाइम पे तो पूरा बंगाल एक हुआ करता था, ना ईस्टर्न रीजन था ना वेस्टर्न रीजन था। तो इस वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को बांट दिया जाए ताकि कलकत्ता वेस्ट साइड आ जाए, ढाका इधर हो जाए, तो पूरी यूनिटी ख़त्म हो जाए बंगाल के रीजन की। मेन मकसद कर्जन का ये था। कर्जन बंगाल को दो आधारों पर विभाजित करना चाहता था, पहला भाषाई आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। यानी वो कल्चरल भी इंटीग्रिटी को ख़त्म करना चाहता था और रिलीजियस इंटीग्रिटी को भी वो ख़त्म करना चाहता था। भाषाई आधार पर उसने जब विभाजन किया तो पश्चिमी भाग में 17 मिलियन बंगाली भाषी लोग आ गए और उसमें 37 मिलियन उड़िया और हिंदी भाषी लोग हुआ करते थे। फिर दूसरा जब धर्म के आधार पर उसने विभाजन करा था तो पश्चिमी भाग हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया था और पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया था। तो उसने धर्म के आधार पर वेस्टर्न और ईस्टर्न डिवाइड किया और इस वेस्टर्न में भी उसने जो डिवीज़न किया उसमें लोगों में लिंग्विस्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें बंगाली, उड़िया और हिंदी स्पीकिंग लोग तीनों देखने को मिलते हैं। तो उसने भाषा के आधार पर जो रीजनल डिफरेंस किया था, एक तो रिलीजन के आधार पर उसने दो रीजन्स बांट दिए, वेस्ट और ईस्ट। उसमें भी जो उसने रीजन बांटा उसमें उसने भाषा के आधार पर डिवीज़न कर दिया। मतलब एक तो रिलीजियस उसने डिवाइड एंड रूल खेला कि उसने दो रिलीजन्स को अलग करा, उसके साथ ही साथ उसने अपनी पॉलिसी जो एक रिलीजन के लोग एक रीजन के लोग थे उनमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन करके अपनी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने की कोशिश करी थी। अब विभाजन के परिणाम क्या हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि उसने मुस्लिम्स को अपने फेवर में कर लिया। दुर्भाग्य से विभाजन को मुस्लिमों ने समर्थन दिया था क्योंकि कर्जन ने सांप्रदायिक मतभेद पैदा करने में सफल रहा था। मुसलमानों को लुभाने के लिए कर्जन ने ढाका को नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बना दिया। तो उसने जो भी अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी उसमें वो सक्सेसफुल हो गया था। उसने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ढाका को मुस्लिम डोमिनेटेड जो बंगाल था यानी ईस्टर्न बंगाल जो था उसकी कैपिटल बना दिया और इसी वजह से मुस्लिम्स ने फेवर कर दिया कर्जन का। तो वो एक्चुअली खुश थे मुस्लिम्स डिवीजन से। उसके बाद विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चरमपंथी नेताओं द्वारा स्वदेशी अभियान शुरू करा गया और इसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन में हिस्सा लिया और इनमें छात्र, महिलाएं और मजदूर भी शामिल हुए। तो इसमें 1900 की जो शुरुआत में मूवमेंट शुरू होता है, ये पहला ऐसा मूवमेंट था 1857 के बाद जिसमें इतना बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह में फिर भी जो बहुत सारे वर्ग थे, जैसे महिलाएं थीं, स्टूडेंट्स थे, ये सब इंक्लूड नहीं हुए थे। राजा रजवाड़े और कुछ किसान वगैरह ही इंक्लूड हुए थे और सैनिक इंक्लूड हुए थे, सिपाही इंक्लूड हुए थे। लेकिन जो ये स्वदेशी आंदोलन था ये काफ़ी बड़े लेवल का आंदोलन देखने को मिलता है गांधी जी के आने से पहले का। और ये चरमपंथी नेता जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और अरविंदो घोष हो गए, इस तरीके के बड़े बड़े चरमपंथी नेताओं ने इस तरीके के आंदोलन आयोजित करे और वो भीड़ को जुटाने में समर्थन पाने में सफल रहे। और इसके साथ ही साथ पहली बार इतना बड़े लेवल का स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और ये बंगाल विभाजन का ही एक परिणाम था। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो वापस से जो डिवीज़न था वो ख़त्म हो गया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल एक हो गए और राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। अब कैलकाटा या डेक्का में से कोई भी राजधानी नहीं थी, अब दिल्ली राजधानी थी। और इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और आसाम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 1911 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे इंडिया में कोई आया था, दरबार लगा हुआ था इंडिया में, तो कौन सा किंग आया था जिसके लिए दरबार लगा था और उस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने समझा कि कर्जन की पॉलिसीज़ क्या थी, किस वजह से उसने बंगाल का विभाजन किया था। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे उसने पीक पकड़ी और फिर
किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट का फॉल आउट होता है, हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।